करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि फिर दोबारा कहीं से इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरा वादा है। वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। और हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो सिंप्लीफाइड तरह से, बिल्कुल आसान तरह से मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। और टॉपिक का नाम है ओल्डेस्ट क्वासर फाउंड। तो ये जो आर्टिकल है द हिंदू का है, करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों से वादा किया है मैं आपके 26 27 की साइकिल के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स मैं आप लोगों का कवर करूंगा। पर इस करंट अफेयर्स को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे कि हम कम से कम एफर्ट में, कम से कम इनपुट देके मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकें। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये, एग्जाम ओरिएंटेशन बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखते हुए हम लोग बात करेंगे। तो आज क्वासर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और जो अभी न्यूज में ये आर्टिकल है ये किस तरह से आया है, उस पूरे विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो सीधे स्टार्ट कर लीजिए, अपने पेन और पेपर को रेडी कर लीजिए, अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए और शुरू करते हैं द हिंदू के इस आर्टिकल से, जिसका नाम है ओल्डेस्ट क्वासर फाउंड डीप इन परप्लेक्सिंग स्पेस मिस्ट्री। द हिंदू का ये आर्टिकल है साइंस सेगमेंट का, और ये बात कर रहा है कि साइंटिस्ट को क्वासर नाम की एक चीज मिली है। तो मैं अपना टॉपिक पहले लिख लेता हूं, हम आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्वासर है। हम आज अपने जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्वासर है, ठीक है। तो क्वासर क्या है जरा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर सिर्फ क्वासर की बात नहीं होगी, यहां पर ओल्डेस्ट क्वासर क्या है उसकी बात भी होगी जो हमें अभी भी मिला है, और ये किसने फाइंड किया है उसकी बात भी होगी। तो जो स्पेस टेलीस्कोप है उसकी बात भी हम करेंगे। अभी मैं यहां पर खाली स्पेस टेलीस्कोप की बात कर देता हूं, ठीक है। तो द हिंदू के इस आर्टिकल को मैंने पूरी रेस्पेक्ट दी है, मैं फिर बोलता हूं मैंने इसमें कोई काट छाट नहीं करी है, मैंने इसमें कुछ भी अमेंड नहीं किया। आइए इसको सीधे लेके चलते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बट बिफोर दिस, सबसे पहले पढ़ना क्यों है, क्यों जरूरी है भाई ये टॉपिक पढ़ना, क्यों जरूरी है। तो आइए जरा एक बार देख लेते हैं ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए, यूपीएससी ने साल 2024 के प्रीलिम्स में ये पूछा था कि जायंट स्टार, देख लीजिए, जायंट स्टार और ड्वार्फ स्टार में क्या अंतर है। पीवाईक्यू के बिना प्रिपरेशन कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि कमीशन इसको कैसे पूछता है, किस डेप्थ तक पूछता है, किस इंटेंशन से पूछ रहा है, आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहली बात तो जायंट स्टार और ड्वार्फ स्टार पूछा है, तो इसका मतलब जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगली बार देख लीजिए, एक और पूछा है 2023 में, इन्होंने ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस पूछे। अगेन जो हमारा टॉपिक है वो हो गया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सेफिड्स पूछे गए थे, नेब्यूला पूछा गया था, पल्सर लिख देता हूं मैं, इसमें इन्होंने सेफिड्स पूछे थे, नेब्यूला पूछा था और पल्सर पूछा था। जायंट स्टार एंड ड्वार्फ स्टार, वादा है मेरा कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा टॉपिक साइंस एंड टेक, इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही तो पूछे 23 में और 24 में। अगर ये पूछे जा चुके हैं तो क्या इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है ये नहीं पूछा जा सकता। बस इसमें एक नंबर ही तो ऐड करना है, इसमें उसको भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम इनके बारे में तो आज बात नहीं करेंगे। सेफिड्स, वैसे जो पॉइंट है वो ये है कि सेफिड, पल्सर, जायंट स्टार, ड्वार्फ स्टार, नेब्यूला गैस का क्लाउड होता है, पल्सर जो होता है वो एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और सेफिड्स एक ऐसा स्टार है जो जिसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा होती रहती है पीरियोडिकली, ठीक है। तो हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। और देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, 2020 में ये सारे मिशंस में से एक मिशन पूछा था, इसका हालांकि आंसर इवोल्डिसा था। तो स्पेस मिशंस ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 2020 के क्वेश्चन में वॉयेजर 2, न्यू होराइजन, लीसा पाथफाइंडर, ये पूछा जा चुका है। एक और चीज जो 2019 में पूछी जा चुकी है वो है ब्लैक होल। तो मैं यहां पर इसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में ही लिख देता हूं, यहां सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में ही लिख देता हूं ब्लैक होल, ठीक है। तो यहां पर आज जो मैं पढ़ाऊंगा इसी की एक श्रेणी है
जिसको मैं बोल रहा हूं क्वासर। क्या बोल रहा हूं? क्वासर। तो मैं आप लोगों को क्वासर पढ़ाऊंगा बड़ी आसानी से, ठीक है? बैठे रहिए, बस देखते रहिए पहले पढ़ना क्यों है। और फिर है इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये यूनिवर्स के इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यूनिवर्स से के इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरी ये दो स्लाइड समझ पा रहे हो, जो मैंने आपको साइंटिफिकली ये बताया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कैसे, ये एग्जाम में पूछा क्यों जाएगा, अगर ये आपको क्लियर है तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, एक चीज दिमाग में पकड़ो, तीन चीजें पूछी जाएंगी। कौन सा? सबसे पहला तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो पूछा जाएगा, तो वो हमारा क्वासर हो गया, ठीक है? इसको किस स्पेस मिशन ने ढूंढा है वो पूछा जाएगा, तो उसका नाम है यूक्लिड स्पेस मिशन। उसका क्या नाम है? यूक्लिड स्पेस मिशन। और इसका यूनिवर्सल इवोल्यूशन में कौन सी स्टेज में यूज हो रहा है वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये तीन चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए वापस से चलते हैं अपने इस टॉपिक की और हेडिंग की तरफ। जैसा कि यहां आप देख पा रहे हो, मैं क्वासर पढ़ाऊंगा। क्वासर ढूंढा किसने है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा है। और इससे हमें यूनिवर्स के बारे में, कौन सी इवोल्यूशनरी स्टेज के बारे में पता चल रहा है। ये तीन चीजें जो पिछले 3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, या 3 अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू कई साल पूछी जा चुकी हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आइए पहले मैं आपको सीधे ले चलता हूं आर्टिकल की तरफ। क्वासर एक ल्यूमिनस कोर है गैलेक्सी का, जिसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो रहता है। और ये हमें यूनिवर्स के स्केल पर जो गैलेक्सीज बनी है उसके एवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है? तो ये तो साइंटिफिक डेफिनेशन है, और ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जैक्टली इस आर्टिकल में लिखे हैं कि क्वासर एक बहुत ही ज्यादा ल्यूमिनस का मतलब यहां पर क्या है? ल्यूमिनस का मतलब है ब्राइट। तो बेटा और साथियों, भाइयों बहनों, यूपीएससी का सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स क्या है? वो है क्वासर। क्वासर से ज्यादा चमकीला, क्वासर से ज्यादा ब्राइट कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है, नोट कर लीजिएगा, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। एग्जाम की पहली स्टेटमेंट, क्वेश्चन आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वासर। क्वासर के संबंध में निम्नलिखित वचनों पर या वाक्यों पर जो है विचार कीजिए। तो सबसे पहला क्या है? ये ब्राइटेस्ट है, हाँ सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, ठीक है? और ये है क्या? ये कोर है गैलेक्सी की। पॉइंट नंबर 2, ये आपको मिलेगा कहां पे? ये आपको मिलेगा कहां पे? जैसे क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? क्या ये कोई स्टार है? ना। अगर कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पूछे कि क्या क्वासर एक प्रकार का स्टार है, तो नहीं है। ना जायंट स्टार है, ना डॉर्फ स्टार है, ना रेड जायंट है, ना व्हाइट जायंट है, ये इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है? क्या ये एक सैफिड है? तो ये सैफिड भी नहीं है। क्या ये कोई पल्सर है? पल्सर भी नहीं है। क्या ये कोई न्यूट्रॉन स्टार है? न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं है। ये क्या है? ये बेसिकली एक गैलेक्सी का सेंटर है। ये गैलेक्सी का सेंटर होता है, ठीक है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी लोकेशन क्या है? ये किसी गैलेक्सी का सेंटर है, ठीक है? तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? ये गैलेक्सी का सेंटर होता है, बिल्कुल ये किसी गैलेक्सी का सेंटर है, ना स्टार है, ना कोई प्लैनेट है, ना कोई सैटेलाइट है, ठीक है जी? अगला वर्ड क्या है? पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब इसकी नेचर पूछ रहे हैं, इसकी नेचर क्या है? अरे जैसे आपसे कोई ये पूछता है कि घी क्या है, तो घी फैट है ना। घी क्या है? फैट है। मस्टर्ड ऑयल क्या है? फैट है, ठीक है? बटर क्या है? फैट है। तो उसकी प्रकृति क्या है? उसके अंदर जो तत्व है वो क्या है? तत्व उसके अंदर फैट है कि नहीं है? तो ठीक उसी तरह से इसका नाम क्वासर जरूर है, पर इसके अंदर का तत्व क्या है? ये एक ब्लैक होल ही है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये एक ब्लैक होल है। पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, ये ब्लैक होल कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं है। ये ब्लैक होल कोई सामान्य ब्लैक होल नहीं है। ये ब्लैक होल यूनिवर्स में पाए जाने वाले अमंग्स द ग्रेटेस्ट ब्लैक होल्स में से एक है, जिसका मास बिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स ऑफ स्टार होगा। बिलियन टाइम्स ऑफ द मास ऑफ स्टार, ऑफ द मास ऑफ सन। तो जो हमारा सन है
जो हमारा सन है उसके मास के कई गुना, और कई गुना मतलब 1 2 4 100 500 नहीं, बिलियंस एंड बिलियंस। मतलब ये मेजरमेंट स्केल पे जो सबसे एक्सट्रीम यूनिट आपको समझ में आ रही है इस समय, जैसे बिलियन का मतलब हो गया, ये लगा लीजिए 1 के पीछे 9 0, ये बिलियन हो गया। ठीक है, तो बिलियंस एंड बिलियंस, कई कई 100 बिलियंस के बराबर मास होता है इस ब्लैक होल का। तो ये कोई सामान्य ब्लैक होल नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे प्रकृति क्या है इसकी, तो बिल्कुल ये ब्लैक होल है। और ये बताता क्या है, ये बता रहा है कि हमारे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में कौन कौन सी स्टेजेस आई हैं और गैलेक्सी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्निकल पॉइंट है, सारे नोट कर लीजिएगा, तीनों टेक्निकल पॉइंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, ये स्पेस में कैसे ऑब्जेक्ट है, ये स्पेस के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, इनसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, अभी मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कि ये ब्राइट बनते कैसे हैं या इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरा, ये पाए कहा जाते हैं, ये ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं। अच्छा, गैलेक्सी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अर्थ है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो सोलर सिस्टम मतलब जो सन है उसका सिस्टम। ऐसे कई सारे सन या कई सारे स्टार्स मिलके जो गैलेक्सी बना रहे हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो किसी गैलेक्सी का जो केंद्र होता है, जो उसका मुख्य बिंदु होता है, वहीं पर यह पाया जाता है। और ये इफेक्टिवली है क्या? ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। ब्लैक होल वो जहां पर ग्रेविटेशनल पुल इतना डेंस है, इतना घना है कि उसके आगे कोई भी चीज रुक नहीं सकती, वो असना बस जाके उसमें ही गिरेगी। इवन लाइट भी उसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, ये आप इमेज देख पा रहे होगे, और इसके आगे इसमें आप जब ये देख पा रहे हो तो इसमें बीच में काला जो बिंदु है यही वो ब्लैक होल है, जिसको यहां पर हम लोग क्वासर बोल रहे हैं। और इसके आसपास आप देख रहे हो कि कुछ इसके अंदर जा रहा है और कुछ इसमें से निकल रहा है जो उसको ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए समझता हूं और आप लोगों को समझते हैं, और आइए समझाता हूं पहले कि ये क्वासर बनता कैसे है। पहले मैं आप लोगों को क्वासर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, क्योंकि हम यहां पर गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गैलेक्सी की। तो मैं यहां पर एक स्टार नहीं बना रहा, मैं यहां पे कुछ स्टार्स बना देता हूं। तो ये जो मैंने बनाया है ये गैलेक्सी बनाई है। क्या बनाई है जी? गैलेक्सी। अब गैलेक्सी के मध्य में, गैलेक्सी के मध्य में यहां कोर में एक ब्लैक होल है। गैलेक्सी के मध्य में या कोर में एक ब्लैक होल है। ठीक है, अब ब्लैक होल की प्रकृति क्या होती है? ब्लैक होल में मास जो है ना, मास वो बहुत कम वॉल्यूम में कंडेंस हो चुका है। तो इस जगह का ग्रेविटेशनल पुल, इस जगह का ग्रेविटेशनल पुल, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है या खिंचाव है, वो इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज से बच नहीं सकती। और अब ये कैसा होगा पता है? एक राक्षस जैसा। और ये छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं है, इसको सुपर मैसिव लिख देता हूं। सुपर मैसिव, मैसिव भी नहीं, सुपर मैसिव। छोटा मोटा ब्लैक होल भी नहीं है, बेहतरीन बड़ा। अब ऐसे इमेजिन करो, हा हा हा, एक बहुत बड़ा दैत्य। और ये दैत्य क्या कर रहा है? ये सांस ले रहा है, भयंकर घनी इस तरह की सांस ले रहा है। और जब ये सांस ले रहा है तो सारी चीज इसके अंदर समाई जा रही है, सारी चीज इसके अंदर समाई जा रही है। तो होगा क्या? ये सब चीजें अंदर की किसकी तरफ जा रही हैं? ये सब चीजें इस ब्लैक होल में जा रही हैं। ये सब चीजें इस ब्लैक होल में जा रही हैं। ये सब चीजें इस ब्लैक होल में जा रही हैं। ठीक है, इसके अंदर गिर रही हैं। जब ये इसके अंदर जा रही हैं तो बस समस्या एक है, जैसे मेरा मुंह है, ऐसे करके सांस ले रहा हूं, तो एरिया तो इतना ही है, वॉल्यूम तो इतना ही है, पर मैटर बहुत सारा है जो खिंच के आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत कम है, मास बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो बहुत ज्यादा होगी, है ना। वॉल्यूम बहुत कम है, मास बहुत सारा है, तो ये जो डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब होता क्या है, जब ये सारा सामान इसमें जाने की कोशिश करेगा
तो एक साथ एंट्री नहीं ले पाएगा। क्या नहीं ले पाएगा? एंट्री, क्योंकि ब्लैक होल बहुत तेजी से खींच रहा है। ऐसे मान लो सब कुछ मैं खींच रहा हूं ऐसे करके अपने मुंह से, तो अंदर दैत्य के मुंह में अब क्या वो सब चीजें इकट्ठी होती जाएगी, उसके मुंह के आसपास इकट्ठे होने लगेगी, और इकट्ठा होने से वो जो चीज बनाएगी वो एक रिंग होगी, एक रिंग होगी, और इस रिंग को बोलते हैं एक्रीशन रिंग। इस रिंग को बोलते हैं एक्रीशन रिंग। तो ये रिंग क्या बनेगी? ये रिंग ऐसे करके मास की या मैटर की इस तरह की एक रिंग बन जाएगी इसके आसपास। ठीक है, इसमें है क्या? वो मैटर ही है, और वो मैटर अंदर की तरफ खिंचता चला जा रहा है। अब बस समझना लास्ट पॉइंट ये है कि ये जो बाहर वाली रिंग है ये स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है, और जो बिल्कुल अंदर वाली रिंग है, अंदर वाली डिस्क है, इसकी स्पीड फास्ट है, इसकी स्पीड फास्ट है। और इसकी स्पीड में आपको आइडिया बता दूं, मान लो ये बाहर वाली अगर कुछ है तो ये 10% होगी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो स्पीड ऑफ लाइट का 10% होती है बाहर वाली, और अंदर वाली लगभग 80% भी हो सकती है, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे मुंह के आसपास जो लेयर होगी वो बहुत स्पीड में होगी, गोल गोल घूम रही होगी मेरे मुंह के आसपास अंदर जाने के लिए, वो कोशिश कर रही है कि अंदर एंटर कर लूं, और बाहर वाली धीमे घूम रही होगी। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है, ये रिलेटिव जो स्पीड है, इससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। इससे क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन। इससे क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इससे रगड़ क्रिएट होगी। और क्योंकि मास छोटा मोटा नहीं है, बिलियंस ऑफ टाइम मास है, अपना सूरज ही देख लो कितना बड़ा, इसका भी बिलियन, तो मास आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना मास है। इतना मास आपस में रगड़ खा रहा है, तो टेम्परेचर का क्या होगा? टेम्परेचर आसमान छुएगा, और इसी टेम्परेचर और हीट और आग लगने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्वासर बोल रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्वासर बोल रहे हो, इसकी ब्राइटनेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें वो सारा मास जो है वो जल रहा है, बुरी तरह रगड़ रही है, पूरी तरह जैसे इंजन में जो आग लगी होती है ना, उस तरह से। तो ये पूरा सिस्टम जो गोल गोल घूम रहा है ब्लैक होल के आसपास, इसकी डिस्क, एक्रीशन डिस्क में क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शन, और उससे टेम्परेचर बहुत हाई है, ये सारा सामान जल रहा है, और ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इस ब्राइटनेस की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट हमें बहुत चमकीले दिखते हैं। तो यहां हो क्या रहा है साइंटिफिकली ध्यान रखना, या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्निंग इनटू रेडिएशन। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्निंग इनटू रेडिएशन, इसीलिए क्वासर का जो पूरा नाम है, जिसका ये एक एब्रीवेटेड फॉर्म है, क्वासर स्टैंड्स फॉर क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, स्टेलर मतलब अंतरिक्ष में पाई जाने वाली, क्वासी इसलिए क्योंकि जब ये पाई गई थी स्टार्टिंग में 1960s के आसपास, तब ये बहुत डिम थी ये लाइट, आपको देख, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें ये पता नहीं था ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको क्वासी स्टेलर बोला। पर जब इसकी एनर्जी देखी तो एनर्जी बहुत ज्यादा थी। क्यों थी? आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पर मास कंज्यूम कर रहा है। तो ये मॉन्स्टर है एक, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मॉन्स्टर है। और मॉन्स्टर कर क्या रहा है? मॉन्स्टर सारा मास खा रहा है अपने आसपास का, गैलेक्सी के केंद्र में बैठ के, गैलेक्सी के सेंटर में बैठ के ये सारा मास खा रहा है। जब ये सारा मास खा रहा है तो उस मास खाने की वजह से बहुत सारा फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, बहुत सारी ऊर्जा पैदा हो रही है, और उससे बहुत बड़े अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सो दीज आर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स है, ये एक ब्लैक होल है। कहां पर है? ये गैलेक्सी के सेंटर या कोर में है। ये मास को कंज्यूम कर रहा है, और एक्रीशन रिंग में फ्रिक्शन की वजह से इसमें बहुत बड़े स्केल पर रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें बहुत बड़े स्केल में रेडिएशन सोर्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, इजीली इसको आसान भाषा में हमने समझ लिया।
ये तीन बातें मैं आपको बता ही चुका हूं एग्जाम में। ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हैं जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं, आपको एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है। ये कहां पाए जाते हैं कोई पूछे तो ये गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। और ये इफेक्टिवली है क्या, ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जहां पर बहुत सारा मास बहुत छोटी सी वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, डेंसिटी बहुत हाई है, सारी चीज कंज्यूम हो रही है। ये गैस खा रहा है बहुत। ये एक्चुअली खा क्या रहा है, अगर कोई पूछे ये खा क्या रहा है, ये खा क्या रहा है, ये गैस को कंज्यूम कर रहा है। जो यूनिवर्स में गैस है, हाइड्रोजन हीलियम है, ये उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको खा रहा है। और जब ये मास आपस में टकरा रहा है बहुत बड़े स्केल पर, तो इससे बहुत बड़े स्केल पर एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएशन रिलीज हो रहा है। सो अगला जो पॉइंट है, टेक्निकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फोर्थ नंबर पर, ये ग्रेविटी को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को किस में चेंज करता है, रेडिएशन में चेंज कर रहा है, या रेडियो वेव्स में चेंज कर रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रेडिएशन फोर्स में चेंज कर रहा है। ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल पुल किसकी वजह से है, ब्लैक होल की वजह से। अब वो सामान जा नहीं पा रहा आसानी से, तो वो आसपास घूम घूम के रगड़ रहा है एक्रीशन डिस्क में। और इस पूरे फिजिकल प्रोसेस में, इस पूरे मैकेनिकल प्रोसेस में बहुत बड़े अमाउंट में रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं क्वासी स्टेलर, आपका जो रेडियो सोर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल। ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको दिया इस एक लाइन के माध्यम से जो आर्टिकल में लिखी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि यहां क्या लिखा है। पहला पार्ट हो गया, मैंने बताया था कि पहला हमें ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पता करना है क्या है, कंप्लीट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नाम क्वासर है। क्वासर क्या है, ब्लैक होल है। कहां पाया जाता है, गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। करता क्या है, ये मास को, गैस को खाता है एक्रीशन डिस्क के थ्रू, और उसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसे ढूंढा किसने, इसे ढूंढा है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने। पॉइंट नंबर टू एग्जाम के लिए कौन सा स्पेस मिशन है, यूक्लिड स्पेस मिशन। अब ये आर्टिकल तो यहीं चुप हो गया, पर मेरे को अब बताना है, हमें ये पता होना चाहिए हमारे सभी साथियों को यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप क्या है। तो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप बहुत इजी है याद रखना, ई से याद रखना। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो ईएसए है, यूरोप की जो अंतरिक्ष की स्टडी के लिए जो एजेंसी बनी है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका ये मिशन है। ना नासा का है, ना रशिया का है, ना चाइना का है, ना जापान का है, ना जर्मनी का है, इनका नहीं है। ठीक है, रॉसकॉस्मोस का नहीं है, चाइना का नहीं है, जापान का नहीं है, यूएसए के नासा का नहीं है, इंडिया के इसरो का नहीं है। यूक्लिड स्पेस मिशन यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप है एक, और इसमें एक्चुअली इसको जब लॉन्च किया गया तो यूएसए की मदद के साथ लॉन्च किया गया था, तो वहां पर नासा का रोल है, बस इतना। पर ये मिशन किसका है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मिशन ईएसए का है। ठीक है, उसने ये ओल्डेस्ट क्वासर फाइंड किया है। अच्छा, अभी जो इस मिशन ने ये वाला जो क्वासर फाइंड किया है, ये अभी तक का पाया जाने वाला सबसे पुराना क्वासर है, और ये सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट भी है जो अभी तक मिला है, जैसे मैंने आपको बताया भी था यूनिवर्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसमें लिखा है कि इससे कॉस्मिक मिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कॉस्मिक मिस्ट्री जो है वो और जो है रेवलिंग हो जाएगी इससे, और पता चलेगा चीज़ों के बारे में, वो छोड़ देते हैं अभी के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वासर होते क्या है, क्वासर बहुत ही ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ल्यूमिनस मतलब चमकीले, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, कोर में पाए जाते हैं डिस्टेंट गैलेक्सीज के। डिस्टेंट मतलब जो गैलेक्सी बहुत दूर हैं। अच्छा, अगर ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है तो ये भी ध्यान रखना ये फारदेस्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो हमें सबसे दूरी के मिले हैं। ब्राइटेस्ट भी हैं एंड दे आर ऑल्सो द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे बहुत दूर से गैलेक्सी के कोर से हमें मिलते हैं। ठीक है, पावर्ड बाय अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये मैंने पूरा डिस्क्राइब कर ही दिया आपको, ब्लैक होल होता क्या है, बहुत सारा मास, बहुत छोटे वॉल्यूम में, डेंसिटी बहुत ज्यादा, सिंगुलैरिटी जैसी इसकी स्थिति होती है, बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल पुल होता है, और सारा जो मास है, गैसेस हैं, वो इसमें खिंची चली जाती हैं। ठीक है, इसमें गैस जो है वो आसपास स्पाइरल करती है, यानी कि गैस इसके आसपास घूमेगी, और उस किसके आसपास घूमेगी, ब्लैक होल के आसपास। और इस ब्लैक होल के आसपास इस गैस के घूमने की वजह से ग्रेविटेशनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, रेडिएशन में। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई पूछता है कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, आइए समझते क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बोलता भी गर्मियों का सीजन, पंखा चल रहा है,
तो पंखा अगर चल रहा है तो ये फिनोमेना हुआ, हवा चल रही है, ठीक है। अब चल किसकी वजह से रही है, तो ये पंखे की वजह से चल रही है। तो हमने फिनोमेना जो देखा वो लाइट का देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में लाइट दिख रही है हमें। किसकी वजह से दिख रही है, क्वासर की वजह से। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्वासर, ठीक है। अब क्वासर में है क्या, या पंखे में है क्या, पंखे में पंखुड़ियां हैं। अंदर क्या लगा है, अंदर कंडेंसर भी लगा है, मोटर भी लगी है, हमें पता है कुछ कुछ चीजें लगी हुई हैं अंदर। तो ये उसका ब्लैक होल का पार्ट हो गया। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी से रेडिएशन कन्वर्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल एनर्जी किसकी, ब्लैक होल की। रेडिएशन किस चीज का, वो ब्लैक होल के पुल की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में गैसेस का एक्रीशन हो रहा है और उसकी वजह से, इस मैकेनिकल फिजिकल फोर्स की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये हमें इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं गैलेक्सीज के। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे। बिकॉज ये इनक्रेडिबली ब्राइट हैं, बहुत ज्यादा चमकीले हैं। लुकिंग डीप इनटू स्पेस ऑल्सो मीन्स लुकिंग बैक इन टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तीसरा पार्ट है जो मैंने आपसे बोला था ना कि ये हमें, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं, या हम एक्चुअली इतने पावरफुल टेलीस्कोप बना क्यों रहे हैं। हम इतने पावरफुल टेलीस्कोप इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम स्पेस में और दूर देख सकें, स्पेस में और दूर देख सकें और पता लगा सकें कि क्या हुआ था इस यूनिवर्स के ओरिजिन में। कैसे, क्या सेंस है इस बात का, जरा समझो, बहुत आसान भाषा में समझो। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आपका कोई साथी है, आपका कोई मित्र है, और वो आपको अपनी अभी की मनोदशा में एक खत लिखता है, एक लेटर लिखता है, ठीक है। तो अभी जब वो खत लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और मान लीजिए आज अब व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं है, बहुत पुराने समय की बात है, ठीक है, और आप दूसरे देश रहते हैं, कहीं बहुत दूर रहते हैं, आप भारत से बाहर हैं, तो उसने ये जो आपको लेटर लिखा है, जब तक ये आपके पास पहुंचेगा, मान लीजिए आप इतनी दूर हैं, डिस्टेंस ऐसा है कि 1 साल लग गया पहुंचने में लेटर, तो जब तक ये लेटर आपके पास पहुंचेगा तब तक इस लेटर में जो कंटेंट लिखा है या इसकी जो कंडीशन है वो क्या राइटर के प्रेजेंट स्टेट को बता रही होगी। इमेजिन करिए, नहीं ना। यानी कि ये 1 साल पुराना लेटर था ना, तो आपके मित्र की, आपके दोस्त की, आपके साथी की अभी इस समय क्या कंडीशन है जब आप लेटर पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता है। आपको जो कंडीशन पता चल रही है वो 1 साल पुरानी पता चल रही है। बात समझ में आई। अब जरा देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मान लो हमें एक क्वासर यहां मिल रहा है, और क्योंकि आपने बोला ना कि ये बहुत दूर है, लुकिंग डीप इनटू स्पेस, ये हमें बहुत दूर से मिला है, और हम यहां पर बैठे हैं अर्थ पे। यहां पर हमने यूक्लिड टेलीस्कोप लगा रखा है, ठीक है। ये हमारा जो टेलीस्कोप है ये यूक्लिड है। अभी मैं बताऊंगा यूक्लिड है कहां पर, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो इसने अगर एक क्वासर देखा है तो एक्चुअली में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ये क्योंकि बहुत दूर का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को कुछ टाइम लगा होगा, और ये बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। ये क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर का है ना, तो हम बहुत दूर देख रहे हैं तो टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। तो जब तक ये वाली लाइट यहां पर पहुंचेगी और यूक्लिड को मिलेगी जो स्क्वासर का स्टेट बता रही है, तब तक मुझे आप ये बताओ क्या ये क्वासर वही स्टेट में बना रहेगा ना। तो एक्चुअली में जब हमें क्वासर की लाइट मिल रही है तो हमें बहुत पुरानी लाइट मिल रही है, तो इससे हमें टाइम में बहुत पीछे की स्थिति पता चल रही है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि 1 साल पहले का खत हमें जब मिला तो हमें उस व्यक्ति की 1 साल पुरानी स्थिति के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम और दूर की, जैसे आज हम यहां तक की देख पाए, अब मान लो हमने और पावरफुल टेलीस्कोप बना लिया और हमने यहां का एक क्वासर ढूंढ लिया, तो इसकी लाइट तो और पुरानी होगी, तो हमें इवोल्यूशन में और पीछे की स्थिति पता चल जाएगी। तो अगर कोई पूछे क्वासर क्या है, तो क्वासर एक ब्लैक होल है। कहां मिलता है, गैलेक्सी के सेंटर मिलता है। ये करता क्या है, ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये यूनिवर्स की उत्पत्ति, विकास, इवोल्यूशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है जी। आगे पता करते हैं आगे क्या लिखा है।
क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है तो डेट्स के बारे में बताया गया है कि मंडे को इसके बारे में टीम ने अनाउंस किया है। और अब हमारे इस स्पेस मिशन के बाद अब हमें 31 क्वासर्स की जानकारी है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्लूडिंग जो हमें 2 अभी ओल्डेस्ट मिले हैं जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूक्लिड टेलीस्कोप के द्वारा हमें पता चले हैं। अब ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पता करते हैं कि यूक्लिड जो स्पेस का टेलीस्कोप है ये है कहां पे। लेट मी शो यू। देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखो और ध्यान से नोट करो। तो देखो, ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर पार्किंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है? पार्किंग। क्या करी जा सकती है? पार्किंग। पार्किंग मतलब गाड़ी खड़ी करी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं और अचानक आपको कोई इमरजेंसी है, आपको कहीं जाना है, रुकना है, गाड़ी रोकनी है, तो क्या मेन हाईवे पर गाड़ी रोक सकते हैं? नहीं। क्या बिल्कुल कच्चे में गाड़ी रोक सकते हो? पंचर हो जाएगी कहीं भी और। तो एक स्पेशल स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा जहां पर हल्का सा साइड में लेके आप गाड़ी को रोक सको, पार्क कर सको, है ना। तो ऐसे ही किसी भी 2 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जिनमें ग्रेविटेशनल पुल है, ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल पुल, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि केंद्र की तरफ जाने वाली फोर्स, घूमने की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस हो जाती है। आसान भाषा में मैं बोलूं या सरल भाषा में बोलूं, ये ऐसी जगह है जहां पर अगर आप रुक जाएंगे तो आप स्टेबली खड़े रह सकते हो, आपको कोई भी बॉडी अपनी तरफ इधर उधर खींचेगी नहीं। मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाती है। और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैग्रेंज पॉइंट। और कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के? पेयर में, पेयर में होगा ये, क्योंकि यहां पे 2 बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। भैया ग्रेविटेशनल पुल कभी भी एक बॉडी पर नहीं लग सकता ना। अगर आकर्षण है तो क्या एक के बीच में हो सकता है? कहते हैं ना 2 तालियों, हम ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, कहते हैं ना ये बात। तो कभी अगर ग्रेविटेशनल की फोर्स लग रही है तो एक ऑब्जेक्ट की थोड़ी हो सकती है। पुल हमेशा मतलब फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स हमेशा 2 चीजें चाहिए इसके लिए। तो 2 सेलेस्टियल बॉडी के बीच में लग रही है, तो ये होती कहां कहां है? देखिए, एक होती है बिल्कुल यहां पर, इसको L1 बोलते हैं। एक होती है इसके ठीक पीछे, ठीक इतनी दूरी पर, L2 बोलते हैं, ठीक है। एक होती है 60 डिग्री के एंगल पर, ये 60 डिग्री का एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल, एक ये और एक 60 डिग्री का एंगल ये, ठीक है। एक होती है इसके पीछे, इसको L3 बोलते हैं, 60 डिग्री पर L4 और एक और 60 डिग्री पर L5। तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं एक सन और अर्थ के बीच में, एक उतनी ही दूरी पर अर्थ के पीछे। और ये दूरी है कितनी? ये होती है 1.5, देखिए लिखा है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा इसको। ये जो दूरी है L1 की भी और L2 की भी बराबर है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर सन की तरफ और अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अपोजिट में, अर्थ की उस तरफ, ये 2 L1 और L2 पॉइंट होते हैं। और यहां पर आप कोई भी स्पेस टेलीस्कोप या कोई भी चीज पार्क करो, वो स्टेबली अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, उसका कोई भी डिसरप्शन नहीं होगा, मतलब वो कहीं भी इधर उधर डिसबैलेंस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जो मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको हम लोग यूक्लिड मिशन बोल रहे हैं, ये L2 पॉइंट पर रखा गया है। L2 क्यों? क्योंकि अगर आप L2 पर हो तो सन की रेडिएशन से ये डिस्टर्ब नहीं होगा। सन के जो रेडिएशंस पड़ रहे हैं अर्थ की तरफ, उसको अर्थ ब्लॉक कर देगा। एडवांटेज समझ रहे हो? इसीलिए इसको किस पर रखा है? L2 पे। तो अगर कोई ये पूछता है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसको कब लॉन्च किया गया? इसको 2023 में लॉन्च किया गया। किसकी मदद से लॉन्च किया गया? नासा की मदद से, अमेरिका से लॉन्च किया गया, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है ये टेलीस्कोप। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसके द्वारा लॉन्च किया, मतलब यूरोपियन स्पेस किसके द्वारा लॉन्च हुआ? नासा के द्वारा। कब? 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको जब लॉन्च किया गया है तो इसको रखा कहां गया है? तो याद रखना, इसको L2 पॉइंट पर रखा गया है। L2 जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है।
और किस तरफ, सन की तरफ या सन से अपोजिट, सन से अपोजिट, सन से अपोजिट। देखिए सन और अर्थ के बीच में L1 आएगा, सन और अर्थ के बीच में L1 आएगा, उसके सन के भी पीछे L3 आएगा और अर्थ के पीछे L2 आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है इस क्वासर से, ये लगभग कितनी पुरानी बताई जा रही है, 760 मिलियन ईयर्स ओल्ड बताई जा रही है। फ्रॉम व्हेन द यूनिवर्स वॉज रफली 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब जब यूनिवर्स केवल कितना पुराना था, 670 मिलियन ईयर्स। अब ये आपको याद नहीं रखना, आपको सेंस क्या बताना चाह रहा हूं वो ये है, अगर आपको ये चीज पता होनी चाहिए आज हमारे यूनिवर्स की एज कितनी है, तो हमारे यूनिवर्स की आज जो एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है। कितनी है, 13.8 बिलियन ईयर्स। तो ये जो पीरियड है जिसकी ये जानकारी हमें दे पा रहा है, ये स्टार्टिंग के 670 मिलियन ईयर्स की बात कर रहा है, जो केवल स्टार्टिंग के 5% पीरियड की बात कर रहा है। क्या सेंस है वो मैं बता देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति 100 साल का है, कितने साल का है बेटा, 100 साल का। अब आप आज उससे जब मिल रहे हो तो आज आपको उसकी स्टेट दिख रही है कि ये 100 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, अब मान लो इस व्यक्ति का आपको पुराना पीरियड जानना है और आप इस व्यक्ति का ओरिजिन जानना चाहते हो। ओरिजिन मतलब इसका स्टार्ट कैसे हुआ था, तो हम यही करना चाहते हैं। आज हम जहां यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में खड़े हैं उस चीज को 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे 100 साल का आदमी, और हमें नहीं पता कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, हम तो नहीं जानते, तो हम इसका पहला साल देखना चाह रहे हैं कि इसका फर्स्ट ईयर कैसा था, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, वहां से हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसका पहला साल जानना है तो हमें उस समय का कोई खत मिल जाए, उस समय की कोई फोटो मिल जाए, तो हम उस समय की फोटो ही देखना चाह रहे हैं। फोटो मतलब उस समय की लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, उस समय की लाइट जब यूनिवर्स केवल 1 साल का था। तो ये कौन सी लाइट की बात कर रहा है, जब यूनिवर्स 5 साल का था। 5% का मतलब 5 साल का, 5 साल का यहां सेंस मतलब क्या है, 13.8 बिलियन का 5% कितना होगा, लगभग 670 मिलियंस। ठीक है, तो ये अभी भी जैसे अगर 100 साल के व्यक्ति की बात हम कर रहे थे, तो हम अभी हमें जो फोटो अभी मिली है, हमें जो अभी अभी उसकी फोटो मिली है वो केवल 5 साल के बच्चे की मिली है, पर हमें तो उसकी स्टार्टिंग की फोटो चाहिए। पर यह भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सोचिए कि हम वहां तक पहुंच गए जो इनिशियल 5 साल का मतलब 5% पीरियड है वहां तक। ठीक है, इससे पहले का जो रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक कर दिया गया है और अब ये ओल्डेस्ट है। इससे पहले जो हमें क्वासर मिला था, यानी कि क्वासी स्टेलर जो रेडियो हमें मिला था, सोर्स मिला था 2021 में, वो लगभग इससे 20 मिलियन ईयर्स और नया था। 20 मिलियन ईयर्स और नया था, मतलब ऐसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें अभी 5 साल के बच्चे की फोटो मिली है तो इससे पहले हमें 5.25 साल के बच्चे की फोटो मिली थी। 5.25 ईयर्स, 5 साल 4 महीने के बच्चे की फोटो हमें मिली थी। अब हमें 5 साल वाले बच्चे की मिल गई है, तो अब हमें और अच्छा अचीवमेंट चाहिए ना, तो हमें 4.5 की ढूंढनी पड़ेगी, फिर 4 की ढूंढनी पड़ेगी, फिर 3.5, फिर 2, फिर 1, इस तरह से हम और पुराना, यानी कि हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐसा टेलीस्कोप बनाना चाह रहे हैं जो और दूर का क्वासर देख सके, क्योंकि वो जितना दूर का क्वासर हमें दिखेगा उसकी लाइट उतनी ही पुरानी होगी और उतना ही पहले का यूनिवर्स हमें पता चल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया। तो ये काम यूक्लिड कर रहा है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस यूक्लिड ने अच्छा काम क्या किया है, इसने आज हमें क्वासर की संख्या लगभग दुगनी करके बता दी है। 1 साल पहले तक साइंटिफिक कम्युनिटी को केवल 15 के आसपास क्वासर पता थे, अभी हमने देखा अब हमें 31 के आसपास क्वासर पता है। देख लीजिए, अभी हमने लिखा है कि 1 साल पहले तक अब हमें 31 पता है। और इसी में बता रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि यूक्लिड ने डबल कर दिए हैं जितने क्वासर हमें अभी तक पता थे। तो पिछले कई साल टाइम में 2023 से इसने काफ़ी सारे क्वासर ढूंढे हैं, और अब जो अभी लेटेस्ट जो इस वीक जो क्वासर हमें मिला है वो अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट है, जो लगभग 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इससे पुराना क्वासर आज तक हमें नहीं मिला था। ठीक है, अब ये किस पीरियड का है, यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इस नई डिस्कवरी से हमें इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन के बारे में पता चलता है। अब मैं केवल आपको इतना समझाना चाहता हूं कि इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन होता क्या है, बहुत बहुत इजी भाषा में समझिए। ठीक है, तो इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन वो पीरियड है जब स्टार्स के यूवी रेडिएशन ने हीलियम और हाइड्रोजन के एटम का जो न्यूट्रल एस्पेक्ट था उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ इपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन में हो क्या रहा था,
जो सबसे पहले स्टार बने थे, अच्छा सबसे पहले स्टार को पॉपुलेशन 3 स्टार बोलते हैं, सबसे पहले स्टार को पॉपुलेशन 3 स्टार बोलते हैं। तो पॉपुलेशन 3 स्टार ने अपने रेडिएशन के दम पर, यूवी रेडिएशन के दम पर, जो हाइड्रोजन का एटम था ना, हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनको अलग अलग कर दिया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर साथ में है तो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसको अलग कर दिया था, यानी कि इसको आयनाइज कर दिया था। क्या कर दिया था? आयनाइज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बनके जीरो या न्यूट्रल रहता था। तो हाइड्रोजन का एटम कैसा है? न्यूट्रल है। पर इस पर अगर रेडिएशन मारा जाए बहुत कस के, तो ये रेडिएशन कहां से आएगा? किसका है ये रेडिएशन? यही रेडिएशन है जो हमें इस क्वासर के बारे में बता रहा है। इस रेडिएशन ने हाइड्रोजन के भी टुकड़े कर दिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो ये हमें एपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन के बारे में बताता है। फिर अगेन वही बात है, ऐसे पावरफुल टेलीस्कोप हमें समय में बहुत पीछे देखने में मदद करते हैं। ये हमें इतनी मदद करते हैं कि हम समय में बहुत पुरानी चीज के भी बारे में पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैसी बात है, और पुरानी फोटो देखना, और पुरानी फोटो देखना, उसके लिए और दूर जाना पड़ेगा ना, और दूर। जैसे मान लो 100 साल का आदमी है, वो आपको किसी एक जगह पर मिल रहा है। अब अगर आपको उसके 50 साल की एज के बारे में जानना है, तो यहां से 50,000 किलोमीटर दूर उसका एक घर था आज से 50 साल पहले, तो वहां से फोटो मिलेगी। ठीक है। फिर आपको अगर 20 साल के बारे में जानना, तो यहां से 1,00,000 किलोमीटर एक घर था उसका, वहां पर उसकी एक फोटो रखी है, तो 20 साल के बारे में। तो अगर आपको स्टार्टिंग के बारे में जानना, तो बहुत किलोमीटर पीछे की फोटो चाहिए। तो वही ढूंढने में हेल्प कौन कर रहे हैं? ये पावरफुल टेलीस्कोप। ठीक है। और ये इफेक्टिवली है क्या? ये ऐसा मॉन्स्टर है, देखिए ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका वजन बिलियंस ऑफ टाइम्स है। किसके कंपैरिजन में? हमारे सन के कंपैरिजन में। और ये सब कुछ खा रहा है। ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो इससे पहले था, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसने भी बहुत सारे क्वासर ढूंढे थे। ये एग्जाम ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस में आ चुका है 2023 में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं इसको कवर नहीं करूंगा, आप लोगों को इसके साथ इंक्विजिटिवनेस के साथ छोड़ के जा रहा हूं। बस मेरा सेंस यही है कि इसी की तरह अब ये काम यूक्लिड कर रहा है, और यूक्लिड ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। उसने पहली बार ओल्डेस्ट ऑफ क्वासर ढूंढ लिए हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, 3 चीजें मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी, 3 चीजें आपको मैंने प्रॉमिस करी थी कि एग्जाम में जो पूछी गई हैं। पहली चीज कि क्या है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो वो क्वासर है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वासर क्या है, क्वासर क्या है, तो हमें सिंपली बताना है कि क्वासर कुछ नहीं है, ब्लैक होल ही है। पर वो सामान्य ब्लैक होल नहीं, बहुत बड़ा ब्लैक होल है। कहां मिलता है? वो मिलता है गैलेक्सी के सेंटर में, और बहुत दूर मिलता है, बहुत दूर की बहुत पुरानी गैलेक्सीज के सेंटर में मिलता है। ठीक है। और फिर कोई ये पूछे कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें गैस को ये खा रहा है, बहुत बड़े अमाउंट में गैस को कंज्यूम कर रहा है, और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल, और ये कंज्यूम क्यों कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, खींच के उसको कंज्यूम कर रहा है। जब वो खींच रहा है तो उस खींचने के प्रोसेस में बहुत सारी फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, एक्रीशन क्रिएट हो रहा है उस एक्रीशन डिस्क में, और उससे बहुत बड़ी मात्रा में लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्वासर है। सारे क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट, ब्राइटेस्ट, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, then it is the black hole and a supermassive black hole, and it is forming, converting gravitational force into radiation। तो 4 बातें किसके बारे में बता रही है? क्वासर के बारे में। ये क्या है, कहां पाया जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और ये क्या कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला था, ये किसके द्वारा पाया गया? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। अब इसके 4 पॉइंट क्या हैं? इसको किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। कब लॉन्च किया है? 2023 में लॉन्च किया है। किसकी मदद से लॉन्च किया है? नासा की मदद से, अमेरिका की मदद से, नासा की मदद से लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब बेसिकली काम क्या है? समय में और पीछे के जो है क्वासर ढूंढना, और पीछे के क्वासर ढूंढेगा तो और पीछे के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा। और एप्लीकेशन यही है कि जितना पुराना क्वासर, यानी कि उतनी दूर का क्वासर, यानी कि लाइट भी उतनी ही पुरानी, और लाइट के उस पार्टिकल से हमें ये पता चल जाएगा, उस इमेज से पता चल जाएगा कि उस समय हमारा यूनिवर्स कैसा था। तो अगर आप सोचो पहले महीने का, पहले दिन का ढूंढ लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति किस स्टेट से हुई है, हम कैसे थे जब हमारी उत्पत्ति हुई थी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए सीरीज के साथ, और वादा है मेरा
कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटकम निकाल के दूंगा और बहुत आसान भाषा में ऐसा करंट अफेयर जैसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सेंटर फॉर एम्बिशन की तरफ से आप सभी का सहृदय स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।